Hello students, today we are going to start chapter 13 sound. Sound को हिंदी में बोलते हैं ध्वनि, आवाज़. इसके बारे में आपको जनरल चीज़ें पता है. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें जो साउंड है वो सुनाई देता है. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. साउंड इज़ अ काइंड ऑफ सेंसेशन रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स एंड परसीव्ड बाय आवर ब्रेन. साउंड क्या है? साउंड एक ऐसा सेंसेशन है जो हमारे कानों को सुनाई देता है और हमारे ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक पहुंचाया जाता है ताकि हम ये चीज़ समझ पाए कि हमें जो साउंड सुनाई दिया है वो क्या है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर. और साउंड एक ऐसा एनर्जी, ऊर्जा का ऐसा प्रकार है जिससे हमें सुनाई देता है. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एनी वाइब्रेटिंग मटीरियल बॉडी and is felt by us only when these vibrations reach our eyes. साउंड जब कोई भी मटेरियल बॉडी, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट मतलब अपनी ही जगह पर ऐसे आगे पीछे हिलता है, तो वो साउंड ध्वनि को उत्पन्न करता है और वो ही वाइब्रेशन हमारी कानों तक पहुंचते हैं. द नेचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब अच्छा साउंड है, तेज साउंड है, धीमा साउंड है, वो किस पर डिपेंड करता है कि जिस बॉडी से, जिस ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका नेचर कैसा है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द बेसिस ऑफ द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साउंड. इस चैप्टर में हम हमारे आसपास का जो दुनिया है उसके अंदर किस तरह के जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. एवरी डे वी हियर साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बींग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स. हम हमारे दिन भर की रोज़ की ज़िंदगी में कई सारा अलग अलग तरह का साउंड सुनते हैं. कुछ तो जीवित चीज़ों, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनका प्रोड्यूस साउंड होता है और कुछ जो नॉन लिविंग चीज़ हैं उनसे भी साउंड प्रोड्यूस होता है, वो भी हम सुनते हैं. वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस. हम हमारे आसपास बहुत सारी तरह की चीज़ें देखते हैं. वी ऑल्सो बियर डिफरेंट साउंड्स. और इवन हमारे अंदर भी अगर हम बात करें तो जैसे किन्हीं भी अगर 2-3 लोगों को आप कंपेयर करके देखोगे तो उनकी सबकी आवाज़ क्या है? अलग अलग है. We hear birds chirping, people talking, vehicles moving and dogs barking. हम सुनते हैं बर्ड, चिड़ियाओं की चहचहाट. चिरपिंग मीन्स चहचहाट, लोगों को बात करना, गाड़ियाँ जब चलती है तो उनकी आवाज़, या फिर कुत्ते जब भौंकते हैं तो उनकी आवाज़. इन सब की आवाज़ जो है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग है. वी ऑल्सो हियर द साउंड ऑफ रेन, leaves moving in the breeze and musical notes from various instruments like सितार, तबला, शहनाई, फ्लूट एक्सेट्रा. हम कई सारा और भी दूसरी तरह का साउंड भी सुनते हैं हमारे आसपास, जैसे बारिश की आवाज़, पत्तियाँ जब हवाएं चलती है तो पत्तियों की आवाज़. कई सारे हमारे जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार, तबला, शहनाई, फ्लूट, इनकी आवाज़ भी हम सुनते हैं. ये जो साउंड है ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं और क्यों ये साउंड एक दूसरे से अलग है, इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे और इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. हमें साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड हमें सुनाई कैसे देता है. कुछ साउंड तेज की होते हैं और कुछ साउंड धीमे की होते हैं. म्यूज़िक और नॉइज़, कुछ साउंड जो है वो हमारे कानों को सुनना अच्छा लगता है, जिसको हम म्यूज़िक का नाम दे देते हैं, और कुछ साउंड हमारे कानों को सुनना अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें हम नॉइज़ का नाम दे देते हैं. और ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है ये किस कारण से होता है, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, सो इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है वाइब्रेशंस आर द कॉज ऑफ साउंड. साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है. अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा. When a particle or body moves to and fro about its mean position, it is said to vibrate. This to and fro motion is called a vibration. इसको अंडरलाइन कर लो. वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो मेन पोजीशन है उससे आगे और एक बार पीछे, इस तरह से जब आगे पीछे मूव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन बोलते हैं. एवरी सोर्स ऑफ साउंड इज़ अ वाइब्रेटिंग बॉडी. जब भी कहीं पर भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो वाइब्रेशन के कारण ही प्रोड्यूस होता है. अब हमें एक एक्टिविटी गिवन है जो कि ये प्रूव करेगी कि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है. सो द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी जो हमें गिवन है वो है टू प्रूव दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम. तो इस एक्टिविटी में हम ये प्रूव करेंगे कि साउंड वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होता है. इसके लिए हमें एक प्लास्टिक रूलर चाहिए, मतलब जो प्लास्टिक का स्केल होता है वो चाहिए, और एक ब्रिक ईट चाहिए. हम क्या करेंगे, इस रूलर को टेबल टॉप पे रखेंगे इस तरह से
कि जो 6 सेंटीमीटर जो है रूलर का वो टेबल के ऊपर हो, और इस बाकी का जो 15 सेंटीमीटर लंबा जो स्केल है उसको हम इस ईंट की मदद से एक जगह पर फिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस प्लास्टिक रूलर को फ्लिक करेंगे, फ्लिक मतलब इसको इस तरह से हिलाएंगे तो ये इसे ऊपर नीचे की तरफ मूव होगा और इससे साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब ये कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाएगा हिलना, तब साउंड भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? वी ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द रूलर मूव्स अप्स एंड डाउन रैपिडली एंड अ लो वेरिंग साउंड इज हर्ड विच बिकम्स हायर एज वी पुल इन द रूलर फ्रॉम द एज टू ऑफ द डेस्क। This activity proves that sound is produced due to vibrations produced by the plastic ruler. इस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे कि जो रूलर है वो अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ बहुत ही तेज़ मूव करता है और उसका जो साउंड है वो तेज होता है। लेकिन जैसे जैसे इसका जो मूवमेंट कम होता जाएगा वैसे ही इसका साउंड जो है वो भी धीमा हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमें जो गिवन है वो ये प्रूव करने के लिए है दैट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच्ड वायर्स ड्यू टू वाइब्रेशन। मतलब ऐसे जो एक वायर है ये स्ट्रेच करके ऐसे बीच में 2 किलो के बीच में फिक्स किया हुआ है, जब ये वाइब्रेट होगा तो इससे साउंड प्रोड्यूस होगा। कई सारे हमारे जो जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गिटार, वीणा, इन सब में भी ऐसे वायर लगे होते हैं और उन्हीं वायर को वाइब्रेट करवा कर साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए हमें 2 आयरन नेल मीन्स लोहे की कील चाहिए, एक ब्रास का वायर चाहिए जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो और एक हैमर मीन्स हथौड़ा चाहिए। हम इन दोनों आयरन नेल को एक वुडन के लकड़ी के टेबल के ऊपर फिक्स कर देंगे हैमर की मदद से। इस तरह से फिक्स करेंगे कि इन दोनों नेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर हो। अब इन नेल्स को फिक्स करने के बाद हम जो वायर है उसको बीच में इस तरह से लगा देंगे और अब इस वायर को हम प्लग करेंगे। जब इस वायर को हम प्लग करेंगे, हिलाएंगे तो ये वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा और जब ये वाइब्रेट होगा तब हमें साउंड भी सुनाई देगा। तो इस एक्टिविटी से क्लियरली प्रूव होता है कि साउंड जो है वो स्ट्रेचिंग वायर में जब वाइब्रेशन होता है तो ही प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ द ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हो, ये एक मेटल का बना हुआ होता है और अ डिवाइस विच इज़ मेड ऑफ मेटल एंड लुक्स लाइक अ फॉर्क इज़ नोन एज ट्यूनिंग फॉर्क। इस ट्यूनिंग फॉर्क की डेफिनेशन को आपको अंडरलाइन करना है। ट्यूनिंग फॉर्क एक डिवाइस है जो कि मेटल का बना हुआ होता है और ये फॉग जैसा जो चिमटे होते हैं उनके जैसा दिखता है। अ ट्यूनिंग फॉर्क इज़ अ यू शेप्ड स्टील फॉर्क प्रोवाइडेड विद अ स्टील हैंडल। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है ये इस तरह से यू शेप का होता है और पीछे की तरफ इसमें एक स्टील का ये हैंडल होता है। इसकी जो 2 आर्म्स है ट्यूनिंग फॉर्क्स की, मतलब ये जो 2 आर्म्स है इनको हम क्या बोलते हैं? ये कहलाती है प्रॉन्ग्स। यहाँ पे लिख लेना, ये प्रॉन्ग्स कहलाती है ना, ये जो 2 आर्म्स हैं। जबकि इसका जो हैंडल है वो कहलाता है स्टेम। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर लिख लोगे। इसके जो आर्म्स हैं वो कहलाते हैं प्रॉन्ग्स, जबकि इसका जो हैंडल है वो कहलाएगा स्टेम। ये इसका जो यूज़ होता है वो ये लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और साउंड के बारे में जब हमें साउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती है तो उसके लिए हम इस ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 3, टू प्रूव दैट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फॉर्क इज़ ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ प्रॉन्ग्स। अब हम इसी ट्यूनिंग फॉर्क को यूज़ करते हुए ये प्रूव करेंगे कि इसका जो प्रॉन्ग्स जो आगे वाला जो हिस्सा है जब इसके अंदर वाइब्रेशन होता है तो ही इस ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड प्रोड्यूस होगा। इसके लिए हमें एक ट्यूनिंग फॉर्क चाहिए, थर्माकोल की बॉल्स चाहिए, आयरन स्टैंड और लाइट सिल्क थ्रेड, सिल्क का जो धागा होता है वो चाहिए। अब हम एक स्मॉल थर्माकोल बॉल लेंगे और उसको आयरन स्टैंड, उस सिल्क के धागे की मदद से आयरन स्टैंड से हैंग कर देंगे और ट्यूनिंग फॉर्क का जो एक प्रॉन्ग है उसको हार्ड रबर पैड से फिक्स कर देंगे और अपने कान के पास लाएंगे। तब हम क्या देखेंगे कि उसके अंदर हमें एक साउंड सुनाई देगा, एक क्लियर स्ट्रेट साउंड सुनाई देगा जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को उसके ऊपर मारेंगे। अब हम ये जो प्रॉन्ग है, इसका ट्यूनिंग फॉर्क का जो प्रॉन्ग है उसको थर्माकोल बॉल पे स्टक करेंगे, जैसे कि थर्माकोल बॉल जो हैंग है इसके ऊपर स्टक करेंगे और ये देखेंगे कि थर्माकोल बॉल जो है वो मूव करना स्टार्ट होगी बाहर की तरफ और इससे ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे। ये जो वाइब्रेशन है जनरली वो हमें दिखते नहीं है क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं कि हमारी आंखें उनको नोटिस नहीं कर पाती।
नेक्स्ट एक्टिविटी 4। इस एक्टिविटी के लिए हमें कुछ पी ग्रेन्स या पॉलीस्टीरीन बॉल्स लेनी है और उनको हम एक ड्रम स्किन मेम्ब्रेन जो होती है, ऐसे जो ड्रम होता है इसके ऊपर रख देंगे। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर अगर हम इसको हिट करेंगे स्टिक से तो जो ग्रेन्स हैं वो भी जंप करने लग जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो मेम्ब्रेन है ड्रम की वो भी वाइब्रेट हो रही है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। सो दीज एक्टिविटी शोज दैट साउंड इज कॉज्ड बाय वाइब्रेशन। इन एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता चलता है कि साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन के कारण। अ वाइब्रेशन इज अ रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन जो है वो रिपीटेड मतलब बार बार दोहराता है अपने आप को, आगे पीछे की तरफ उसका मोशन होता है, और ये इस तरह का जो रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन होता है वो कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। इट कैन बी एन अप एंड डाउन और साइड टू साइड मोशन। ये अप एंड डाउन ऊपर नीचे की तरफ भी हो सकता है और साइड में भी हो सकता है। साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मैथड। साउंड किसी भी तरह से प्रोड्यूस करा जाता है, इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके। सबसे पहला बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, जैसा कि सितार के अंदर हम देखते हैं उसके जो धागे होते हैं, स्ट्रिंग्स होती है तार, उनको हिलाकर साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, जैसे कि तबले के अंदर होता है, उसको जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उसको पुश करके साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। बाय वाइब्रेटिंग एयर, फ्लूट, बांसुरी के अंदर जो बांसुरी का जो कॉलम होता है उसके अंदर जो एयर होती है उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड बाय अ ट्यूनिंग फॉक यूज इन लेपर्ड, और जो अभी हमने लास्ट ट्यूनिंग फॉक के बारे में पढ़ा था उसको भी यूज़ करके हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। In practical work on sound, you might use an elastic band, a guitar string, or a tuning fork because they all vibrate easily. जब हमें साउंड के बारे में प्रैक्टिकली स्टडी करनी होती है तो हम इलास्टिक बैंड, जो रबर बैंड होता है इलास्टिक का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, गिटार की स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ट्यूनिंग फॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ईजीली वाइब्रेट हो जाते हैं। साउंड कैन ट्रैवल इन अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड बिकॉज दे ऑल कंटेन पार्टिकल्स। साउंड सारे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, क्योंकि इन तीनों मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो साउंड को बेसिकली ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल मीडियम की ज़रूरत होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट मेक्स द पार्टिकल नेक्स्ट टू इट इन द गैस, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स ऑल्सो वाइब्रेट इन द सिमिलर वे। जब साउंड ट्रैवल करता है किसी इनमें से किसी भी मीडियम में तो वो क्या करता है कि जैसे जैसे वो साउंड आगे की तरफ मूव करेगा तो उस मीडियम के अंदर जो भी पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स को वो आगे से आगे वाइब्रेट करता रहेगा और साउंड इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। सम कॉमन टर्म्स यूज फॉर साउंड। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये चीज़ हमें पता चल चुकी है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। अब नेक्स्ट जो है वो साउंड को जब हम स्टडी करते हैं तो साउंड को स्टडी करने के लिए हम कौन कौन सी बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं, अब हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एम्पलीट्यूड इज़ द मूवमेंट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब हम एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे और सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम आपने देखा है कैसा होता है, एक स्ट्रिंग सी होती है और उसके नीचे एक से गोल सा ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है जो इस तरह से कभी इधर और फिर बाद में इधर, इस तरह से इसकी मेन पोजीशन पर मूव करता रहता है। A simple pendulum consists of a heavy ball called the bob suspended by a light, long, inextensible string suspended from a rigid support। ये जो सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक हैवी बॉल होती है जिसको हम बोलते हैं बॉब। ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये एक लाइट, हल्की, लंबी और इनएक्सटेंसिबल, मतलब उसमें खिंचाव नहीं होता है, वो जितनी लंबी है उतनी ही रहेगी। एक स्ट्रिंग होती है जिसकी मदद से इस बॉब को इस तरह से हैंग कर दिया जाता है। Consider a freely suspended pendulum in the mean position B, figure 3.6. When this pendulum moves towards extreme position C towards the right, it stops for a moment and again swings backward towards the mean position B and then to the other extreme position A towards the left and back to B. This to and fro motion of the pendulum about its mean position is called one oscillation. This motion is also called oscillatory motion. You have to underline this line. This to and fro motion of the pendulum about its mean position is called one oscillation. और ये जो मोशन है ये कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, देखो यहाँ पर इसको पेंडुलम की मदद से समझते हैं। तो जो पेंडुलम का मूवमेंट होता है, पेंडुलम उसकी जो मेन पोजीशन है, ये जो बी वाली जो पोजीशन दिख रही है ये इसकी मेन पोजीशन है। जब हम पेंडुलम को मूव करते हैं तो पेंडुलम पहले ए की तरफ जाएगा, फिर वापस वहाँ से अपनी मेन पोजीशन पे आएगा,
दैन फिर वो सी पोजीशन पर जाता है और वहाँ से फिर से उसकी मीन पोजीशन बी पर आता है, मतलब एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाता है। ये जो ए और सी वाली पोजीशन है ये कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशंस, जबकि बी वाली पोजीशन कहलाएगी, सेंटर वाली पोजीशन जो है वो कहलाती है मीन पोजीशन। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इसको अंडरलाइन करना है आपको, ये एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है। तो देखिए जब ये पेंडुलम मूव हो रहा है तो इसकी मीन पोजीशन से कितना लास्ट तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना जगह से हिल रहा है, वो उसका कहलाता है एम्पलीट्यूड। जैसे बी से इस ए पोजीशन पर गया तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है एम्पलीट्यूड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज़ वेरी स्मॉल। एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ही कम होता है, तो इसको एक्यूरेटली मेजर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अ स्टॉप वॉच और अ स्टॉप क्लॉक में बी यूज्ड, तो इस काम को करने के लिए हम एक स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो वी कैन मेजर टाइम टेकन फॉर अ ऑसिलेशन से 10 ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए हम 10 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करते हैं। दिस टाइम डिवाइड्स बाय 10 विल गिव अस द टाइम टेकन बाय वन नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। तो हम टाइम लिमिट वो बहुत ही छोटी होती है टाइम पीरियड, तो इसीलिए हम 10 का टाइम पीरियड नोटिस करते हैं और फिर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन का टाइम मिल जाएगा। द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्स व्हेन अ मटीरियल बॉडी वाइब्रेट्स। ये जो टाइम लगता है किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन मतलब क्या होगा, पेंडुलम का जो टू एंड फ्रो मोशन है, मतलब इस तरह से आगे जाके वापस इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वापस इसकी मीन पोजीशन पर वापस आ जाना, ये कहलाएगा एक ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन करने में उसको जितना टाइम लग रहा है वो है उसका टाइम पीरियड। सो इस टाइम पीरियड की डेफिनेशन को भी आपको अंडरलाइन करना है। कंसिडर वन ऑफ द prongs of a tuning fork in its mean position. When this tuning fork is struck on hard rubber, it will move from the mean position A to the extreme position B towards the right. Then it will again come back to the mean position A, then to the extreme position C, to the left, and finally back to the mean position A. This to and fro motion of the prong about this mean position is called one vibration. All vibrating bodies or particles cause similar motion. देखो फिगर 13.4 जो हमने देखा था, ये वाला जो डायग्राम आपने देखा है, जैसे यहाँ पर हमें इसके अंदर इसका वाइब्रेशन बता रखा है। ये ट्यूनिंग फॉर्क की मीन पोजीशन है। जब ये वाइब्रेट होगा तो पहले वो ए पोजीशन की तरफ मूव होगा, उसके बाद फिर ये ए वाली तो मीन पोजीशन है, वैसे सी की तरफ मूव होगा, बी फिर वापस आएगा, फिर वापस बी की तरफ मूव होगा। तो इस तरह से ये एक वाइब्रेशन बनाएगा अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट कर कर। सो जो पहली टर्म है, जो कॉमन टर्म हम यूज़ करते हैं फॉर साउंड, फर्स्ट टर्म इज एम्पलीट्यूड। When the bob suspended through a piece of thread is pulled aside and released, it will swing or oscillate to and fro. The position of rest of the bob is called its mean position. The maximum distance of the vibrating swing object from its mean position of rest is called its amplitude. तो देखो एम्पलीट्यूड अभी हमने पढ़ा था, जैसे ये जो पेंडुलम है ये फ्रीली सस्पेंडेड पेंडुलम है। जब ये रेस्ट की कंडीशन में है, जब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तब इसकी जो पोजीशन है वो कहलाती है मीन पोजीशन। और जब हम इसको मूव करेंगे तो ये क्या होगा, वाइब्रेट होगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये कवर करेगा अपनी मीन पोजीशन से वो कहलाएगा इसका एम्पलीट्यूड। जैसे ये बी से ए पोजीशन पर जा रहा है तो ये बी और ए का जो डिस्टेंस है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। Clearly, the distance OA and OB is called the amplitude of the pendulum. It has been found that larger the amplitude, more is the loudness. In fact, loudness is directly proportional to the square of amplitude. इस लाइन को आपको अंडरलाइन करना है। देखो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा साउंड की लाउडनेस होगी, उतना ही तेज़ साउंड प्रोड्यूस होगा। जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली वेरी करता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि इफ़ द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस बाय फैक्टर 2, लाउडनेस इंक्रीजेस बाय फैक्टर 4। अगर मान लो एम्पलीट्यूड जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मान लो डबल हो जाए तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। द लाउडनेस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ डेसिबल।
साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल में, मतलब उसकी जो यूनिट है, जैसे डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, वैसे ही साउंड को मेजर हम करते हैं डेसिबल में। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरह से, स्मॉल d एंड कैपिटल B। If a drum is hit softly, a soft sound is produced because the amplitude is less. However, if the same drum is hit hard, a loud sound is produced as the amplitude is very large. ऐसा unit of amplitude is meter. अगर हम ड्रम को हिट करेंगे सॉफ्टली तो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, धीमा साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी कम था। लेकिन वहीं अगर आप ड्रम को तेज़ हिट करोगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी लाउड होगा, क्योंकि इस केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा था। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। एम्पलीट्यूड मेजर करने की जो यूनिट होती है वो है मीटर, क्योंकि बेसिकली जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट टर्म इज़ फ्रीक्वेंसी। The number of vibrations produced by a vibrating body in 1 second is called frequency. कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितने बार वाइब्रेट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन को हमें अंडरलाइन करना है। फ्रीक्वेंसी को हम ये जो स्मॉल f लेटर होता है इससे डिनोट करते हैं। किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि जो साउंड है वो कितना श्रिल है या उसका पिच कितना ज़्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी कम होती है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की तो साउंड लो पिच का होता है, और इसका उल्टा जब कभी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो साउंड हाई पिच का होगा। अगर हम बात करें किसी बच्चे की आवाज़ की, वॉइस ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की आवाज़ किसी एडल्ट की आवाज़ से कम श्रिल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे की आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। नेक्स्ट इज़ यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी की तो ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल H एंड स्मॉल z। जब कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी 1 सेकंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कहलाएगी 1 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर देखो बेसिकली हमने कुछ यूनिट्स पढ़ी है। साउंड को मेजर की, लाउडनेस ऑफ साउंड को डेसिबल में मेजर करते हैं, एम्पलीट्यूड को मीटर में मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में मेजर करेंगे। Next is time period. The time that a vibrating body takes to complete one vibration, it's called its time period. It is denoted by capital letter T. एक वाइब्रेशन पूरा करने में किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को कितना टाइम लग रहा है वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा और इसको कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। अगर F किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी है और T उसका टाइम पीरियड है तो उसको F वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड टाइम लगेगा। तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होता है 1/Fs में। लेकिन जो टाइम टेकन है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन है, दैट इज़ द टाइम पीरियड, वो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और या अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो टाइम पीरियड कम होगा।